Assalamu alaikum. In today's video lecture, we are going to discuss The Caretaker, a play written by Harold Pinter. This is a very famous play, and today we are going to discuss different aspects of the play. What we will be discussing in today's lecture is here. First of all, we will talk about a brief bio of the author. Then we will talk about the introduction of the play. Later on, we will be talking about the major themes of the play, the themes which have been dealt in this play. And then, of course, we will be talking about the characters of this play. Then we will talk about plot or the summary of the play. Finally, we will be talking about the questions which different universities set in their papers. Before going into today's lecture, I would like to request you the same thing which we request generally. If you think that this kind of video lectures can help you to understand English literature in a better way, or they are helpful for you in any way, you should subscribe to this channel, because your subscription is very much important for me. It gives me a lot of motivation, and it will make me work harder to present things in a more comprehensive way, and involving different angles of literature which students have to study while they do their masters in English literature here in our country. ओके हम चलते हैं आगे इस प्रेजेंटेशन को जो है वो देखते हैं कि क्या क्या है इस सारी चीज़ों में। सबसे पहले जो है वो हम राइटर के बारे में देखते हैं कि राइटर के जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो राइटर के बारे में हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग दिस वर्क, बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस वर्क। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैरोल्ड पिंटर वॉज अ ब्रिटिश प्ले राइट, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर। ये फोर चीज़ें थी इसकी पर्सनालिटी में जो है वो कंबाइन थी। देन ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर। ऑफ कोर्स बर्थ ऑफ अ राइटर और बर्थ ऑफ एन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो ये डेट है अक्टूबर 10 1930 को ये पैदा हुए, एंड डाइज ऑन ऑन December 24 2008, और व्हेन ही डाइड ही वाज 78 years old। 78 साल की उम्र में जो है इसकी वफात हुई। एंड द नेक्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो अबाउट दिस राइटर ये है कि ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर विद हिज प्ले द रूम इन 1957। वेल, नेक्स्ट पिंटर रिसीव्ड ओवर 50 अवार्ड्स, यानी 50 से ज़्यादा इसे अवार्ड्स मिले, प्राइजेज एंड अदर ऑनर्स, और जिनमें जो है वो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2005 और फ्रेंच लीजेंड दी ऑनर इन 2007। दीज आर द बिग प्राइजेस। तो यहाँ से जो है वो आप इसके करियर की सक्सेस का जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ सक्सेसफुल ही वाज व्हेन ही वाज writing or when he was working in different capacities. Okay, uske his early plays were dubbed as a comedy of manners, and his later plays were declared memory plays। यानी जो शुरू के plays हैं उन्हें जो है वो comedy of manners कहा गया, बाद में जो plays इसने लिखे वो memory plays जो है वो बोले गए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसके फेमस प्लेज हैं, इसके अलावा द केयर टेकर के अलावा उसमें बर्थडे पार्टी है, एंड देन नो मैन्स लैंड है, एंड बीट्रेल। ये प्लेज थे जो इस प्ले के अलावा भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस हुए। वेल, अब हम देखते हैं कि इस प्ले में बेसिकली जो है वो क्या है, किस तरह से था ये, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये केयर टेकर प्रीमियर्ड एट आर्ट्स थिएटर क्लब इन लंदन वेस्ट एंड ऑन अप्रैल 27 1960। यानी पहली मरतबा ये 27 अप्रैल 1960 को स्टेज किया गया,
तो उसके फौरन बाद ही जो है वो इट वाज मूव टू अ बेटर प्लेस, और इट रैन फॉर, ये बहुत बड़ी जो है इसकी अचीवमेंट है कि ये कंटिन्यूसली 445 परफॉर्मेंसेस जो है वो डचेज थिएटर वहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहा। फिर इसे ब्रॉडवे मुंतकिल किया गया। ब्रॉडवे, यू नो, वेरी फेमस थिएटर। नेक्स्ट जो इसका जो फर्स्ट फिल्म वर्जन है ऑफ द प्ले, ये 1963 में आया, यानी जस्ट 3 years आफ्टर द प्ले वाज स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, इट इज सिक्स्थ वर्क ऑफ हैरोल्ड पिंटर, यानी इससे पहले भी उसने जो है वो काफी ज्यादा काम कर लिया था, और ये एक्चुअली उसकी जो अगर क्रोनोलॉजी देखें आपके उसके वर्क्स की, तो उसमें सिक्स प्लेस पे आता है। ओके, अगर आप इसे एज आ जैनर देखें, इसे जो है वो एज अ सिंफ देखें कि किस तरह का है, तो ये ट्रेजाई कॉमेडी टाइप जो है वो प्ले है। अब ट्रेजाई कॉमेडी की आई थिंक के डेफिनेशन आपको जो है वो पता है। इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ऐसा प्ले जिसमें ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों की जो है वो खसूसियात हों। Next, the play has great similarity with absurdist drama. Absurd drama का जो लेबल भी इस पे जो है वो लगता है, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है absurd प्ले के साथ जो है वो इसकी, स्पेशली सैमुअल बैकेट का प्ले द वेटिंग फॉर गॉडोट, उसके साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी जो है। उसके बाद प्ले में क्या है, 3 एक्ट्स पे मुश्तमिल ये प्ले है, जस्ट वेरी शॉर्ट प्ले, और देयर आर ओनली 3 कैरेक्टर्स इन दिस प्ले, और 3 कैरेक्टर्स हैं जस्ट, और वो भी मेल हैं। और ये एक ऐसा प्ले है जिसमें कोई फीमेल कैरेक्टर नहीं है, और फीमेल कैरेक्टर के ऑफकोर्स जो है वो इस किस्म के प्ले, सीरियस प्लेज में कोई इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं बनती। It doesn't mean कि women shouldn't be there in the serious plays, but this play has a different set of themes जहाँ पे वुमेन और राइटर जो है वो उसका मकसद भी इसी किस्म की लाइफ को जो है वो पोर्ट्रे करना है, जहाँ पे फीमेल नहीं है। और फीमेल जो है वो फैमिली का, आपको पता है, एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट्स होती हैं, वो उनके बगैर फैमिली नहीं बनती, और जब फैमिली नहीं बनती तो लोगों की क्या हालत होती है। ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मोटिव इन दिस प्ले। उसके बाद इसमें सिंबलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा है, आपको जगह जगह जो है वो सिंबलिज्म जो है वो मिलेगी। शूज की सिंबलिज्म स्पेशली बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। देयर आर मेनी अदर सिंबल्स एज वेल। केयर टेकर वर्ड भी जो है वो सिंबॉलिकली जो है वो यूज हुआ है। उसके बाद फार्स आपको बहुत ज्यादा जो है वो नजर आएगी, और ये फार्स बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से वेटिंग फॉर गॉडेट बाय बैकेट, सैमुअल बैकेट का बड़ा मशहूर प्ले है। वी विल बी डिस्कसिंग दैट प्ले इन सम अदर वीडियो लेक्चर एट सम अदर डेट। बहरहाल ये कुछ चीजें हैं जो इस प्ले के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर आप जो है वो इस प्ले को जब जो है इन सब चीज़ों को जहन में रख के जो है वो इस प्ले को स्टडी कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होती है इस प्ले के बारे में। नेक्स्ट जी हमारा जो हमारे पास है कि हमने डिस्कस करना है इसमें थीम्स कौन कौन से जो है वो मेजर थीम्स कौन कौन से। वैसे तो हम एक पूरी रे जो है वो थीम्स की बना सकते हैं, एक पूरी लेयर थीम्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो थीम की जो है वो बन सकती है, और थीम्स बरीड अंडर थीम्स इस प्ले में जो है वो नजर आते हैं। इसके बावजूद हम अगर कुछ थीम्स को हाईलाइट करना चाहें तो वो नीड ऑफ फैमिली टाइज टू सपोर्ट इंडिविजुअल्स, कि इंडिविजुअल्स को फैमिली टाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर फैमिली टाइज वीक हों या किसी वजह से उनमें कोई जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, तो इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस उसके लिए एक जो है वो प्रॉब्लम, एक इशू जो है वो बन जाता है। इस प्ले को आप जब पढ़ते हैं और या इस प्ले को जब भी आप जो है वो देखते हैं, तो वो फैमिली का सेटअप जो है वो नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत सारी सफरिंग्स हैं इस प्ले के करेक्टर्स के साथ। और एक और भी है कि लोगों की इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी यहाँ पे एक नजर आती है कि ये दूसरे लोगों से भी अलग थलग सी जिंदगी जल जाते हैं। देन लोनलीनेस ऑफ मैन एंड आइसोलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। डिसेप्शन एंड सेल्फ डिसेप्शन, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस प्ले। आप जब इस प्ले को जो है वो जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से करैक्टर बिहेव करते हैं इन हिपोक्रिटिकल वे, दूसरे लोगों को भी धोखा दे रहे होते हैं और ये खुद को भी धोखा दे रहे हैं। एंड दिस इज पर्टिकुलरली
ट्रू अबाउट डेविस, जो इवन अपनी आइडेंटिटी को जो है वो छुपा रहा होता है और अपनी आइडेंटिटी को हर जगह पे एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सुस्ती बहुत इम्पोर्टेंट थीम जो है वो कहा जाता है। और सुस्ती यू नो वन ऑफ द 7 डेडली सिंस, ये किसी भी बंदे को ख़त्म करने के लिए, किसी भी बंदे को तबाह करने के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। देन सोसाइटी की फेलियर है कि वो इंडिविजुअल्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकती, उनको जो है वो उस तरह से एडजस्टमेंट के मौके फराहम नहीं कर पाती जिस तरह के मौके इंडिविजुअल्स के पास होने चाहिए। Students, these were some of the themes which have been treated by the writer in this play. चलें जी आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि इसमें करेक्टर, ऑफ कोर्स करेक्टर्स के बारे में इतना ज्यादा इशू इस प्ले में इसलिए नहीं है कि बहुत छोटी सी लिस्ट है करेक्टर्स की जो नजर आते हैं। तो सबसे ऊपर जो करेक्टर हमें नजर आता है जब हम इस प्ले को जो है वो डिस्कस करते हैं वो आस्टन है, एंड ही इज परहैप्स द हीरो ऑफ दिस प्ले, क्योंकि इस प्ले में उस तरह के हीरो का कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स नहीं आता जिस तरह से हीरो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है, लेकिन इवन देन वो जिस किस्म की भी एग्जिस्टेंस है उसमें ही इज द मोस्ट लाइकेबल करेक्टर ऑफ द प्ले। ही इज सिंपैथेटिक एंड स्पोर्टिव, हमदर्दी बहुत ज्यादा है और इसी हमदर्दी और सपोर्ट की वजह से ये डेविस को जो है वो अपने फ्लैट पे लेके आता है। अब इसका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है जिसने इसकी सारी जिंदगी को जो है वो रोइन करके रख दिया है, और यहाँ पे राइटर जो है वो हाईलाइट कर रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन की जो नेग्लिजेंस होती है, मेडिकल प्रोफेशन में जो लैकिंग है या मेडिकल प्रोफेशन की फेलियर है, वो किस तरह से इंडिविजुअल्स की लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। राइटर ये दिखाने की शायद कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, अब ये उसकी ही ब्रिंग्स डेविस टू हिज प्लेस आउट ऑफ गुड नेचर एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत और फितरत की वजह से लेके आता है, अदरवाइज उसे कोई जरूरत नहीं होती। अब ब्रोक एंड रैक बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड, टूटा फूटा हुआ जो है वो बंदा है और इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो उसके इर्द गिर्द वाले लोग हैं जो उसके साथ उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं करते या उसको जो है वो जब भी वो क्राइसिस में होता है उसको सपोर्ट नहीं करते, और जिसकी वजह से जो है वो इसकी ये हालत हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कोर्स जो है वो इसमें डेविस। अब ये एक होमलेस एंड पुअर सॉर्ट ऑफ पर्सन है और आस्टन इसको लेके आता है बिकॉज ही गेट्स इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन जो उसके कंट्रोल में नहीं होती, तो उसे ये लेके डेविस जो है वो लेके आता है और आस्टन लेके आता है और इसकी काफी ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करता है और वो ट्राइज टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल फॉर हिम। लेकिन डेविस में हिमसेल्फ बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, झूठ बहुत बोलता है, हिपोक्रिट है, मुनाफिक किस्म का बंदा है। he has the habit of biting the very hand which feeds him, और ये सबसे बड़ा इसके कैरेक्टर में फ्लॉ है कि उसी हाथ को काटने की कोशिश करता है जो उसे खाना खिलाता है। अपॉर्चुनिस्ट है एंड काम भी नहीं करना चाहता ये, इसे जब भी मौका मिलता है काम करने का तो ये पीछे हटता है अपनी आइडेंटिटी का प्रॉब्लम बना के, या जिस तरह से भी इसके पास जो है वो सिचुएशन होती है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो है वो पैरासाइट सॉर्ट ऑफ पर्सन है कि दूसरे से फायदा लेना चाहता है लेकिन उसके बदले में कुछ देने के लिए ही इज नॉट रेडी टू फॉर दिस गुड बार्गेन के व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन यू शुड बी रेडी टू गिव समथिंग इन एक्सचेंज। अब वो चीज जो है वो जो आप दे रहे हैं वो जितनी मर्जी जो है वो माइनर हो, लेकिन दैट दिस शुड बी बिकॉज दिस कीप्स द रिलेशन गोइंग ऑन। लास्ट जो है वो मिक है, ही इज आस्टन्स ब्रदर, भाई है उसका, ही इज मोर अथॉरिटेटिव एंड कंट्रोलिंग, अपने भाई की निस्बत जो है वो ये ज्यादा अथॉरिटेटिव है, कंट्रोलिंग है। अच्छा, ये ही इज वन दोज हु आर ऑलवेज ट्राइंग टू शिफ्ट, इसका भी एक प्रॉब्लम है, ये अपनी जिम्मेदारी जो है वो लोगों पे मुंतकिल करने की कोशिश करता रहता है। इल टेम्पर्ड है, वायलेंट है, ये भी इसकी जो क्वालिटीज बहुत सामने आती हैं जब आप इस करेक्टर को इस लाइट में जो है वो देखेंगे। ही ट्राइज टू शो हिमसेल्फ टू बी केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल, दिखाना ज्यादा चाहता है, इसमें भी जो है वो ही इज सम व्हाट हिपोक्रेट,
लेकिन इसमें ये केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल जो है वो हरगिज भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है इसका प्लॉट या इसकी जो है वो समरी। अगर हम जो है वो मुख्तसर समरी देखें तो वो क्या है, क्योंकि कंप्लीट समरी वाज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, तो मैंने थोड़ा सा इसका जो है वो एक स्केच आपके लिए जो है वो बनाया। जो फर्स्ट एक्ट है उसमें देयर आर जस्ट टू सीन्स इन द फर्स्ट एक्ट। पहले सीन में जो है वो क्या होता है, ऑस्टन लेके आता है डेविज को अपने फ्लैट पे, और वहां पे जो है वो उसको शूज का एक पेयर जो है वो ऑफर करता है। यहीं पे हमें डेविज की जो है वो कंप्लेनिंग नेचर का पता चलता है, और डेविज के जो इश्यूज हैं लाइक उसकी आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। वो डेविस टॉक्स अबाउट हिज आइडेंटिटी पेपर्स, वो पेपर्स वगैरह के बगैर उसकी आइडेंटिटी जो है वो सिक्योर नहीं है। तो यहाँ पे ये मेन कंसर्न जो है वो प्ले की फर्स्ट थीम में जो है वो आ जाती हैं। ओके, आस्टन सेकंड सीन में आस्टन जो है वो डेविस को अपने फ्लैट पे छोड़कर जो है वो चला जाता है, लेकिन डेविस स्टार्ट्स सर्चिंग थिंग्स देयर कि वहां पे जो है वो क्या क्या है। व्हेन ही वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्टिविटी ही इज ओवरटेकन बाय मिक। आस्टन का भाई है, वो उसे आके जो है वो, हम पहले बात कर चुके हैं, वो उसे आके वहां पे डिस्टर्ब कर, वो उसे डराता है। काफी वायलेंट किस्म का मिक क्योंकि करेक्टर है। तो यहाँ पे हमें वी फील सम सॉर्ट ऑफ सिंपैथी फॉर डेविस, एंड वी आर समवट इरिटेटेड बाय मेक द बिहेवियर। लेकिन बाद में जब हम व्हेन वी विल बी मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द प्ले, हमें जो है वो लगेगा कि मिक वाज राइट treating Davies the way he was treating. ओके, एक्ट सेकंड में जो थ्री सीन्स हैं, फर्स्ट सीन में सॉर्ट ऑफ इंट्रोगेशन है। मिक ट्राइज टू इंट्रोगेट डेविस, उसके बारे में पूछता है, और फिर आसन भी जो है वो आ जाता है, उसके पास जो है बैग होता है, वो बैग इज सपोज्ड टू बिलोंग टू डेविस, लेकिन डेविस बाद में बताता है कि ये बैग जो है उसका नहीं है। ओके, मिक सीन सेकंड में अगर जो है वो देखें, मिक की वही ट्रीटमेंट, जो ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेविस जो है वो कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है। मिक आल्सो ऑफर्स डेविस द जॉब ऑफ केयर टेकर, वो उसे कहता है कि आप केयर टेकर की जॉब कर लो। डेविस टॉक्स नेगेटिवली अबाउट आस्टन एंड शोज हिज ट्रस्ट इन मिक। अब वो एक तरह से जब आस्टन वहां पे मौजूद नहीं होता तो मिक डेविस कोशिश करता है कि वो मिक के ज्यादा जो है वो करीब जाए, और दोनों भाइयों में जो एक किस्म की टेंशन है उसको जो है वो एक्सप्लॉइट करे। थर्ड सीन में आस्टन जो है वो वापस आता है, तो आस्टन बताता है कि अपने जो उसका सर्जिकल एक्सपीरियंस है, जो कुछ उसके साथ जो है वो पास में हुआ था, और किस तरह से जो है वो होल हिज लाइफ वाज जो है वो रूइंड। और वो वापस पास में जाना चाहता है, माजी में उस बंदे से जो है वो उसको बताना चाहता है कि उसने किस तरह से उसकी जिंदगी जो है वो तबाह की है। लेकिन उसका रिजॉल्व ये भी है कि वो अपनी जो लिविंग कंडीशन है, अपनी रहने की जगह जो है उसको थोड़ा सा बेहतर करेगा। थर्ड एक्ट में भी जो है वो थ्री मेजर, थर्ड एक्ट को थ्री मेजर सीन्स में जो है वो डिवाइड जो है वो किया गया है। और इसमें क्या है, डेविस ट्राइज टू क्रिएट रिफ्ट बिटवीन ब्रदर्स, वो दोनों भाइयों में एक किस्म की मुखालफत पैदा करने की कोशिश करता है। आस्टन ऑफर्स डेविस, वो उसे और जूतों का एक जो है वो जोड़ा देता है। तो ये शूज की सिंबलिज्म, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और देयर माइट बी a question in your examination about, we will be discussing the important questions in the last part of this video lecture. बहरहाल, तो डेवी जो है वो अब सीन सेकंड में ज्यादा इंसल्टिंग हो जाता है टुवर्ड्स आस्टन, और जब आस्टन इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे फ्लैट छोड़ने का कहता है, चला जाता है। उसके बाद सीन थ्री जो है वो इस एक्ट के, वो डेविस वापस आता है मिक के साथ। बहरहाल फाइनली बोथ द ब्रदर्स कैन सी what Davies is up to, and they ask him to leave. They order him to vacate the flat and take his belongings somewhere else and live somewhere else.
तो इस तरह से ये प्ले जो है इसमें पूरी टेंशन को जो है वो डेवलप किया गया और हमारे सामने जो है वो प्रेजेंट जो है वो किया गया। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस को देखते हैं, जो क्वेश्चन ऑफ कोर्स व्हेनेवर यू आर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू अ वर्क and you are studying that work for your examination, you must be very much aware, you must have very good idea what sort of questions you will be asked on that work in your examination। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिर आप जो है वो यू आर मोर फोकस्ड, यू आर वर्किंग हार्डर in order to store material in the form of notes or in the form of your understand about the topics which you think would be set in your examination as questions। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? आई हैव मेड अ लिस्ट हियर and you can keep this list in your mind, or you can write them down so that they are useful। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द केयर टेकर बाय हैरोल्ड पिंटर, यानी ये जो प्ले का टाइटल है इसकी ही सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, क्यों इसको जो है वो द केयर टेकर कहा गया है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देयर आर जस्ट 3 कैरेक्टर्स और उन 3 कैरेक्टर्स में से हीरो आप किसको जो है वो कहेंगे, और जिसको भी जो है वो हीरो कहेंगे आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ऑफ कोर्स जो है वो आपको रीजंस देनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो है वो व्हाट आर द मेजर मोटिव्स एंड सिंबल्स इन द प्ले, यानी इस प्ले में ऑफ कोर्स सिंबलिज्म के बगैर इस किस्म के प्लेस जो है वो लिखे नहीं जा सकते, दे आर वेरी सीरियस प्लेस। तो सिंबल्स और मोटिव्स कौन कौन से जो है वो यूज हुए हैं, कौन कौन से वो आइडियाज हैं जिनको बार बार जो है वो प्रेजेंट किया गया है इन ऑर्डर टू कन्वे द मैसेज। उसके बाद हाउ इज केयर टेकर एन एब्सर्ड प्ले, एब्सर्ड प्ले के लिहाज से जो है वो देखना पड़ता है इसको कि ये एब्सर्ड प्ले जो है वो कैसे है। और फिर हाउ इज केयर टेकर एन एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले, ये एक एग्जिस्टेंशलिस्ट प्ले जो है वो कैसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस प्ले को डिस्कस कर रहे हो या जो है आप सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गॉडेट को जो है डिस्कस कर रहे हो। अब्सर्ड प्ले वाला क्वेश्चन भी ऑफ कोर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटिंग फॉर गॉडेट के लिहाज से भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है कि व्हाई डज डेविस गेट किक्ड आउट ऑफ द रूम अल्टीमेटली, क्यों उसे जो है वो घर से फाइनली जो है वो निकाल देते हैं। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के जो है वो पूछे जा सकते हैं, बट इफ अ स्टूडेंट प्रिपेयर्स ऑल दीज क्वेश्चन, I don't think he will fail to attempt any question, any other question on this writer and on this work. Write a detailed note on the plot and structure of the play, The Caretaker by Harold Pinter. Okay, students, मैंने इसमें एक आपको ओवरव्यू दिया वर्क का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने रखे। आई होप यू माइट लाइक दिस वीडियो लेक्चर, and if you like, please don't forget to give us a thumbs up. At the end, once more, I would like to request you to subscribe this channel on YouTube, because your subscription is vital for me. We will be talking about something else in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.